उसने खुद ही तो ये सब सेट करवाया था। सालों पहले उसने सोचा था कि क्योंकि ईथन असली मूर नहीं है, तो अगर उसे इस लेवल की लग्जरी मिली तो वो पूरी तरह बिगड़ जाएगा। मूर फैमिली के पास अंधा पैसा था, पर दुनिया की नजरों में ईथन के नाम के पीछे मूर लगा था। विवियन किसी भी हाल में अपने फैमिली नेम की बेइज्जती नहीं चाहती थी, इसलिए उसने स्ट्रिक्ट ऑर्डर दिया था, उसे बिना लग्जरी के बड़ा करो। पर इतने साल बीत चुके थे और ईथन ने कभी एक बार भी अपना कमरा चेंज करने के लिए नहीं बोला। विवियन को यह डाइजेस्ट करना मुश्किल लग रहा था कि उसने ईथन को कभी सच में अपना भाई नहीं माना था, वरना वो उसका कमरा थोड़ी ना भूलती। अगर ईथन ने कभी शिकायत की होती तो क्या वो इनकार करती? बटलर हेज ये सब सुन रहा था और शायद बहुत कुछ अंदर दबाकर बैठा था। एक आउटसाइडर होने के बावजूद उसे सच साफ दिख रहा था। विवियन की हड्डियों में ईथन के लिए नफरत बसी हुई थी। कितनी ही बार तो ईथन फुल एक्साइटमेंट में उसके पास आता था, स्कूल की कोई फनी स्टोरी या अच्छे मार्क्स बताने के लिए, पर उसके एक वर्ड बोलने से पहले ही विवियन उसे जिल्लत के साथ वहां से भगा देती थी। यहां तक कि जब बटलर हेज भी ईथन के बारे में विवियन को कुछ अपडेट देने आता तो विवियन उस पर भी चिल्लाती कि मैं ईथन के बारे में एक वर्ड नहीं सुनना चाहती, चुप रहो। बटलर हेज समझ गया था कि इस टॉक्सिक एनवायरनमेंट में बढ़ते हुए ईथन जैसा मैच्योर बच्चा समझ चुका था कि विवियन का गुस्सा झेलने से बेहतर है अपने सारे दुख और शिकायतें चुपचाप पी जाओ। हेज के एक्सप्रेशन देखकर विवियन एक पल के लिए रुकी, पर उसके जैसी ईगोइस्टिक औरत कहां कोई गलती मानने वाली थी। अब इन सब का कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जा चुका है। और ठीक है, स्टाफ क्वार्टर्स मेन बिल्डिंग नहीं है, पर फिर भी किसी मिडिल क्लास फैमिली के घर से तो 1000 गुना बेहतर ही है। उसने अपने आप को ये फुल एटीट्यूड के साथ समझाया। फिर वो हेज के पीछे बिल्डिंग में घुसी और उस कमरे तक गई जहां मैं रहा करता था। जैसे ही वो सीढ़ियां उतरकर नीचे जाने लगी, उसके कदम वहीं जम गए। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि मूर फैमिली का नाम जोड़ने वाला लड़का एक्चुअली एक बेसमेंट में रह रहा था। वो पलटकर हेज पर आग बबूला होने ही वाली थी कि तभी उसे पूरी सच्चाई याद आ गई। हेज ने बेसिकली ईथन के लिए मेन बिल्डिंग में ही एक कमरा सेट किया था, पर विवियन ने खुद इनकार करके उसे नॉर्थ विंग में शिफ्ट करने का ऑर्डर दिया था। और क्योंकि नॉर्थ विंग पूरा स्टाफ क्वार्टर्स था और कोई कमरा फ्री नहीं था, इसलिए ईथन को इस बेसमेंट में पटक दिया गया। कमरा छोटा नहीं था, फर्नीचर भी ठीक ठाक था, पर जैसे ही विवियन ने अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी ठंडक का एहसास हुआ। एक ऐसी सीलन भरी ठंड जो पहली बार उसकी रूह को कंपा गई। उसके अंदर एक सच्ची गिल्ट की वेव उठी। वो लड़का जिसके साथ उसने सालों गुजारे थे, उसकी हालत एक नॉर्मल नौकर से भी बदतर थी। जब वो एब्सेंट माइंडेडली कमरे की चीजें चेक कर रही थी तो उसे एक ड्रॉर में कुछ पुराना सामान मिला। एक टूटी हुई रिमोट कंट्रोल गाड़ी, घिस चुके बिल्डिंग ब्लॉक्स और एक ऐसी घड़ी जिसके कांटे सालों पहले बंद हो चुके थे। शुरू में उसने घिन से सोचा, ये आउटसाइडर आखिर तक कचरा ही रहेगा, इतना बेकार का जंक भी फेंक नहीं सका। पर जैसे ही उसने घड़ी को ध्यान से देखा, वो एकदम सुन्न रह गई। अगर उसकी मेमोरी सही थी तो ये वही घड़ी थी जो उसने सालों पहले केयरलेसली ईथन की तरफ उछाल दी थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि बंद पर जाने के बावजूद ईथन ने उसे किसी बहुत अनमोल खजाने की तरह संभाल के रखा था। तब उसके दिमाग की बत्ती जली। बाकी सामान भी पक्का वही कचरा था जो उसकी बहनों ने कभी उसे ऐसे ही थमा दिया था। विवियन ने सोचा था सब उठा के डस्टबिन में डाल देगी, पर उसी हल्के से पछतावे की वजह से उसने प्लान चेंज कर दिया। उसने डिसाइड किया कि वो ये चीजें ईथन को खुद वापस करेगी। सोचा, चलो इसे सिविल तरीके से एक फाइनल गुड बाय कह देते हैं। सामान पैक करने के बाद उसे ड्रॉर के एंड में पेपर्स का एक बंडल मिला। वो फाइनेंशियल एड, गरीब स्टूडेंट्स के लिए आर्थिक मदद की एप्लीकेशंस थी। उसकी भौहें चढ़ गई। वो पूरी तरह कंफ्यूज हो गई। हे, क्या मैं उसे हर महीने अलाउंस नहीं भेजती थी? वो इतना कंगाल क्यों था कि उसे फाइनेंशियल एड के लिए अप्लाई करना पड़ा? उसको सच में उसकी फिक्र नहीं थी। उसे बस ये बात काफी एम्बैरेसिंग लग रही थी कि मूर फैमिली की छत के नीचे रहने वाला बच्चा स्कूल में पॉकेट मनी के लिए भीख मांग रहा था। लोगों को तो यही लगता ना कि मूर फैमिली उस पर जुल्म कर रही है,
पर जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे अपना खुद का लिया गया वो लीन रेजिंग वाला डिसीजन याद आया। जो पॉकेट मनी वो उसे देती थी वो किसी वेल्दी फैमिली का छुट्टा भी नहीं था, वो बस 2000 रुपए महीना था। पर फिर भी सिर्फ 2000 में भी वो इतना कंगाल तो नहीं हो सकता कि उसे गरीबों वाला फंड मांगा पड़े। बटलर हेज ने अपना सर झुकाया और उसे सच बताया। वो 2000 रुपए हर महीने टाइम पर उसे मिल जाते थे, हर सिंगल महीने। पर बस एक बार ईथन ने चुपचाप मुझसे थोड़े पैसे उधार मांगे थे। उसने कहा था कि बहुत अर्जेंट है, उसे आपके लिए एक बर्थडे गिफ्ट खरीदना था। मुझे उस पर तरस आया तो मैंने कहा कि वापस करने की जरूरत नहीं है, पर उसने मुझे एक एक पैसा लौटा दिया। कहीं ना कहीं से पैसे इकट्ठा करके उसने कुछ दिन बाद ही पूरी रकम चुका दी। शायद इसीलिए वो कंगाल था। ये बात विवियन के दिमाग पर एक जोरदार तमाचे की तरह लगी। इन सालों में हर एक बर्थडे पर ईथन ने दिमाग लगाकर उसके लिए गिफ्ट खरीदा था, पर क्योंकि वो गिफ्ट्स देखकर लगता था कि सड़क किनारे किसी टपरी से खरीदे गए हैं, विवियन अगले ही दिन उनको सीधा डस्टबिन में फेंक देती थी। अपने अमीर होने के घमंड में वो भूल गई थी कि ईथन कोई सच का मूर नहीं था। उसके लिए वो सस्ती और कबाड़ जैसी चीजें ही सबसे बेस्ट चीज थी जो वो उसे दे सकता था। इत्तेफाक से उस सुबह अचानक मेरी टक्कर विवियन से हो गई। मुझे देखते ही वो एक पल के लिए रुकी। रुको, जाना मत, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। पर मैं ऐसे चलता रहा जैसे मैंने कुछ सुना ही नहीं, बिना अपनी स्पीड कम किए। विवियन विजिबली बहुत बुरी तरह शॉक हो गई। उसकी दुनिया में ईथन हमेशा बिना किसी सवाल या हिचकिचाहट के उसकी हर बात मानता था। यह अचानक इतना कोल्ड कैसे हो गया? विवियन ने गुस्से से भौहें चढ़ाईं, पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने अपने असिस्टेंट से वो पुराना बॉक्स लिया। ईथन, ये तुम्हारे पुराने रूम का सामान है, बाकी फालतू का सामान कार में रखा है। मैं रास्ते में किसी से बोलकर तुम्हारे नए घर भिजवा दूंगी। तब जाकर मैं रुका। मैंने उससे वो बॉक्स लिया, फ्लिप करके खोला और अंदर झांक कर देखा। थैंक यू मिस मूर। इससे पहले कि विवियन उस मिस मूर वाले ठंडे ताने को समझ पाती, उसने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी बोलती बंद कर दी। मैंने वो पूरा का पूरा बॉक्स सीधा डस्टबिन में दे मारा। जब तक उसे होश आता, वो लड़का जो कभी उसका भाई हुआ करता था वहां से जा चुका था। असिस्टेंट शॉन ये सब देखकर आग बबूला हो गया। आप इतनी दूर ये सब बकवास उसे खुद लौटाने आई? आपको खुद ही वो कचरा फेंक देना चाहिए था। मूर फैमिली ने इसको सालों पाला, देश की टॉप यूनिवर्सिटी में भेजा और इसमें एक रत्ती भर भी एहसानमंदी नहीं है। इसकी औकात कैसे हुई आपसे इस तरह बात करने की? ये एक नंबर का नमक हराम इंसान है। पर विवियन का ध्यान शॉन पर नहीं था। जैसे ही उसने मेरे मुंह से मिस मूर सुना था, उसे लग गया था कि उसने कुछ ऐसा खो दिया है जो अब कभी वापस नहीं आएगा। पर वो एक अजीब सा दर्द तुरंत एक गुस्से में बदल गया। उसको इतना जबरदस्त ईगो हर्ट हुआ कि बस उसने सिर्फ इसीलिए खुद यहां आने का सोचा था क्योंकि उसे अंदर से यकीन था कि मैं अभी भी उसे अपना परिवार मानता हूं। पर मेरा ये तेवर देखकर विवियन ने खुद को कन्विंस कर लिया कि उसने मेरी असली औकात देख ली है। उसने अपने दिमाग को समझा लिया कि मुझे घर से निकालना उसका एकदम सही और परफेक्ट डिसीजन था। जो बात विवियन अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से भूल गई वो ये थी कि कितनी बार पब्लिक में जब मैंने उसे उसके नाम से बुलाया था तो उसने ऐसा नाटक किया था जैसे वो मुझे जानती ही नहीं। कितनी ही बार उसने मुझे स्ट्रिक्ट ऑर्डर्स दिए थे कि बाहर मैं उसे अलग तरह से एड्रेस करूंगा, क्योंकि पब्लिक में मुझे फैमिली बुलाना उसके लिए एक बहुत बड़ी शर्म की बात थी। अब जब मैंने बिल्कुल एग्जैक्टली वही किया जो वो हमेशा से चाहती थी तो उसे बहुत ज्यादा मिर्ची लग रही थी। असिस्टेंट शॉन आग में घी डालता रहा, क्योंकि इस लड़के की कोई शर्म बची ही नहीं है। अगर ये नमक हराम कल को रेंगते हुए वापस आता भी है ना, तो हम इसे पलट कर भी नहीं देखेंगे। लोग इस लेवल पर आने के लिए मर मिटने को तैयार रहते हैं और इसने सब ठुकरा दिया। ये सारी जिंदगी इस पल के लिए पछताएगा। यह सुनकर विवियन का गुस्सा थोड़ा शांत हुआ। तुम ठीक कह रहे हो, वो पछताएगा, एब्सोल्युटली। फिर विवियन का ध्यान उस बैग पर गया जो उसके असिस्टेंट ने पकड़ रखा था। उसे याद आया कि उसमें मेरा बाकी का पुराना सामान था और उसने डिसाइड किया कि वो बैग की एक एक आखिरी चीज भी कचरे में डाल देगी। उसने उसमें से पुराने डॉक्यूमेंट्स का एक स्टैक निकाला
और उन्हें लापरवाही से पलटने लगी। उनके अंदर मेरी यूनिवर्सिटी की फाइनेंशियल एजी एप्लीकेशंस और मेरी पूरी जिंदगी के रिपोर्ट कार्ड्स थे। जब विवियन ने मेरे रिपोर्ट